सब ने देखा कि कल से जो हमें अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए खबरें मिल रही हैं कि जो उमर साहब की सरबराही में सरकार बनी, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें सेंटर से स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। और ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि आप उमर साहब यूनियन गवर्नमेंट से टाइम सीक कर रहे हैं ताकि वो कैबिनेट की रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है, जो उसमें मुतालबा किया गया है स्पोर्ट रेस्टोर करने का, ही कैन पुट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका हक है, वो कुछ भी कहें, कुछ भी पास करें, लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेटहुड, इन सारी चीजों पर लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेटहुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज वेरी पेनफुल। इट मीन्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए, अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं? अच्छी बात है, वो कहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन वो आधी चीज ही क्यों कह रहे हैं, सिर्फ वही क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी देने को तैयार है? इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35A की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है, जिस एजेंडे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे डिवेट हो रहे हैं, और दूसरा कुछ लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है या पक्की हुई है पहले से ही, एनसी और बीजेपी के बीच आंख मचोली का खेल खेला जा रहा है। सेंटर को वैसे भी स्टेटहुड एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन आज नहीं तो कल देना ही है, तो उमर साहब जस्ट वांट्स टू बी काउंटेड इन मार्टियर्स। स्टेटहुड की बात करके वो बाकी जो मेन इश्यूज हैं उनसे भागना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है, हम उमर साहब को यह याद दिलाएंगे कि उनकी जमात का पहले दिन से ही यही वतीरा रहा है। जब मरहूम शेख साहब महाराजा से इलाके के बाद पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद वजीर आजम बने, तो 1953 में जब उन्हें बर्खास्त किया गया तो 22 साल के बाद वो कांग्रेस की मदद से वजीर आजम नहीं बल्कि वजीर आला के तौर उन्होंने हलफ लिया। और आज जिस तरह शेख साहब ने बिट्रेल किया, बिल्कुल वही चीज किया। 3 बार उमर साहब ने ड्रेस चेंज किया एक दिन में। एक तरफ कह रहे हैं कि कश्मीरी बड़े मातम में है, म्यूनिसिपलिटी बन गई, सुबह जब शेख साहब के मजार पे गए तो उनका एक ड्रेस था। इट कैन बी पर्सनल थिंग, ही इज एट लिबर्टी टू डू व्हाट ही वांट्स, बट सिंस ही इज द चीफ मिनिस्टर वी हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स। मेरे हिसाब से उनके लिए मातम का दिन होना चाहिए था जब उन्होंने ओथ लिया। बाकी फॉर्मेलिटी ठीक है, कहना अब ये गवर्नर आज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन लेट ऑल ऑफ यू मार्क द थिंग। सुबह उन्होंने मजार शोधा अपने दादा जान के कब्र पे जाके, मरहूम शेख साहब के कब्र पे जाके, उनका ड्रेस एक था, फिर जब ओथ लिया तब दूसरा ड्रेस था, जब सेक्रेटरीट गए तब तीसरा ड्रेस था। तो इसका मतलब वो तो खुशी से उछल नहीं रहे थे कि मैं सीएम बन गया। जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई वो जहाज का खिलौना दे दे, कहते देखो बेटा ये तो जहाज जा रहा है, हमने आपको ला के दिया। What was the fun? He should have been serious that day. उनकी सीरियसनेस का मैं फिर कहता हूं, उनकी जाती चॉइस है, मैं कोई अटैक नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस चीज से आप सब लोग मार करें कि दिन में जो आदमी 3 ड्रेस चेंज करे ओथ के दिन, इसका मतलब है कि जो रियल इश्यूज हैं ही इज नॉट बॉदर्ड। वो खुश थे कि किसी तरह से लंगड़ी लूटी कुर्सी उन्हें मिल गई, और अगले दिन उन्होंने उससे भी गड़बड़ कर दिया।
लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिए कि अब मैं सेंटर से स्टेटहुड वापस ले रहा हूं। अरे भाई, आपने इलेक्शन जब लड़ा तब आपने बहुत बड़ा लंबा एजेंडा दिया था, अब तो आप उसे भाग रहे हैं। लिहाजा हमें ये और इस लग रहा है कि इस बहाने वो बीजेपी से अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्हें मोदी जी, अमित शाह जी की खूब जमकर तारीफ की। हम मानते हैं कि उन्हें सरकार चलाने के लिए सेंटर का ताउन चाहिए, और हम सेंटर से भी अपील बार बार करते हैं एज सिटीजन ऑफ दिस प्लेस कि सरकार, उनकी जो सेंट्रल सरकार है, वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को भरपूर सपोर्ट दे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर, डेवलपमेंटल इश्यूज पर। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उमर अब्दुल्ला अपनी सारी खुद ही सारा कुछ मतलब छोड़ दें। वो बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी से, बीजेपी सरकार से ताल्लुकात बढ़ाने का। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हमारा यही है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये वजाहत करें, जैसा उन्होंने भी पीछे भी कहा कि जब तक ये सरकार है वो 370 इनसे वापस लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, इनसे मांगेंगे नहीं। तो मेरा फिर उनसे सवाल है कि क्या अगर बीजेपी 100 साल तक पावर में रहेगी, शुड कश्मीरीज वेट फॉर 100 years to ask for their rights? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सीकिंग फॉर their rights। पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी जगह, सिर्फ कहने से भी अगर वो कहते हैं बात तब तक नहीं करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं उनसे कहना चाहूंगा, उन्होंने ओथ तो श्रीनगर में लिया, अब सरकार उनकी है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दें, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कौन है। उनकी सरकार श्रीनगर में रहेगी या जम्मू में रहेगी, इस चीज की वजाहत करें। हम उन पर ये छोड़ते हैं इस सवाल का जवाब। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा मुतालबा है कि दरबार मुल्क की जो ट्रेडिशन है वो चलती रहे। ये एक बॉन्डिंग है दो रीजन्स के दरमियान। इसमें सिर्फ ये देखना कि कुछ करोड़ का खर्चा आता है, आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइड। उससे ज्यादा ये दो रीजनों के दरमियान एक मतलब इंटीग्रेशन का काम करती थी, सोशल इंटीग्रेशन का, मॉरल इंटीग्रेशन का। एक दूसरे को जम्मू और कश्मीर के लोग समझते थे और एक दूसरे से दूर करने का काम दरबार मुल्क ने किया है। हम उमर साहब से बड़े अदब के साथ कहना चाहेंगे कि वो इतना बता दें कि उनकी सरकार का कैपिटल जम्मू है या श्रीनगर है या दोनों है। तो अगर आपको इन हवाले से कोई बात पूछनी हो तो हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। जो हमारा एजेंडा 2008 से जिस तरह हम असेंबली में बात करते थे, हमारी पार्टी उसी, मेरी बात सुनिए ना, आप बार बार मुझे क्यों वो चीजें कह रहे हैं जो आपको कोई और कह रहा है कहने के लिए। मैं तो लाख बार, आपने सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल लोगों से पूछ के किया जाए। अगर उससे कोई अच्छा हल मोदी जी के पास या किसी और के पास है, टेबल पे आके बात करें। अभी जयशंकर जी भी पाकिस्तान गए थे, तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने पर्दे के पीछे तो कुछ मतलब है ना, वो ना करके हाँ उन्हीं से कर बैठे। मैं पता है कि कुछ न कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि दोनों मुल्क इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं। दुनिया आगे जा चुकी है, अब दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो कश्मीरियों को जीने दें, हिंदुस्तानियों को जीने दें, पाकिस्तानियों को जीने दें। इस सब कॉन्टेंट में पीस आना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि इंसाफ हो। सर, मैं तो दुआ ही करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि वो पूरा करें। उमर साहब को मुबारकबाद दे दी और फिर कहा कि उनका सपोर्ट भी होगा, वो वही चीज करें। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब दफा 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, हम सब जब 15-20 दिन एक अनसर्टिनिटी का दौर पूरे जे.एंड.के में रहा था। पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सब का रखना 8 मिनट, मिलिट्री फोर्सेस की काफी तादाद यहाँ पर आई थी। अजीब अजीब सर्कुलर्स निकाले जा रहे थे, हर कोई सोच रहा था क्या होगा। तो तब जो बाकी अदर देन एनसी जो जमातें थी, मैडम भी उसमें थी, हम भी थे, बाकी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया था फारूक साहब से कि बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर की, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, क्योंकि तीनों एमपी इनके आए थे, इलेक्शन ताजा ही हुआ था पार्लियामेंट का। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रिफ्रेश अपनी मेमोरी करें। तो फारूक साहब ने कहा था कि हमने कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करें कि कहानी क्या है, अनसर्टिनिटी क्या है। इफ यू रिमेंबर, फारूक साहब ने तब कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन ना जाए, एनसी के 3 एमपी जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने भी कहा था अच्छी बात है, अगर इनके एमपी जाते हैं तो मिलते हैं, मिलके वहां से जवाब लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मिलने गए, 3 एमपी नहीं गए, बल्कि हसन मसूरी साहब गए, फारूक साहब गए और उमर अब्दुल्ला साहब गए। 1 अगस्त या 2 अगस्त की तारीख थी। उसके बाद जब वो वापस आए
पहले उन्होंने झूठ बोला कि 3 MP जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था जिसमें मैडम जाती, कोई और लोग जाते, उन्होंने उसको सबटाज किया था। याददाश्त अपनी आप रिफ्रेश करें, और मैं कौम से भी कहता हूं वो भी अपनी याददाश्त ताज़ा करें, हमारी याददाश्त मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन को सबोटाज करने के लिए पहले कहा MP जाएंगे, फिर MP 2 ही गए और अकबर नून साहब की जगह उमर साहब गए, अगर आपको याद होगा। तो वहां से आने के बाद फारूक साहब ने यह कहा कि मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया है, यकीन दिया है कि 370 के साथ कुछ नहीं होगा। 3 दिन कश्मीरी बल्ले बल्ले मजे लेते रहे, कुछ नहीं होगा, और 5 तारीख को 370 हट गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि NC को बिल्कुल 100% पता था कि 370 हट रहा है, और आज NC की 45 सीटें आना, इसके पीछे भी भरपूर बीजेपी का सपोर्ट था। जो अब कहानी, जो अब पर्दा हट रहा है, मेरी बेल में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसकी तरफ से बार बार डिले की दरखास्त, फिर मुझे बारामूला में कैंपेन नहीं करने देना, बांडीपोरा में आधे से वापस लाना, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पूरा पुलिस के जरिए एक पर्टिकुलर लोगों को हेल्प कराना, ये सब आपने देख लिया। तो बीजेपी भी चाहती थी कि उन्हें कठपुतली एक रबर स्टैंप चाहिए, और उमर अब्दुल्ला साहब से अच्छी रबर स्टैंप उनके पास कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही तरीके से उमर साहब को भरपूर सपोर्ट दिया, और उन्हें इंश्योर किया कि उनको ऐसी मेजॉरिटी मिले। और आप ये भी देख लें, जो 4 या 5 इंडिपेंडेंट MLA भी जीत के आए, वो सारे उमर साहब के साथ गए। फिर कांग्रेस इस कैबिनेट में आई नहीं। कहते हैं ना, गुरसस मल तो चोर है पर। दूसरी कहावत कहते हैं कि ग्रेप्स आर सुअर पिलियम नते तो किए गम, वही तो कांग्रेस ने किया। और कहीं मुझे लग रहा है कि उमर साहब को बीजेपी ने कन्वे किया कि कांग्रेस से दूर रहे। नेशनल लेवल पे कांग्रेस बीजेपी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तो तरीके से उमर साहब बीजेपी के बहुत नजदीक जा रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने, और जो गुपकार अलायंस बना था, मैं आज पूछना चाहता हूं, जब आपने गुपकार अलायंस बनाया, मैडम से भी पूछना चाहता हूं, सज्जाद साहब से पूछना चाहता हूं, उमर साहब से पूछना चाहता हूं, तारगामी साहब से पूछना चाहता हूं, वो गुपकार अलायंस था क्या? अब इलेक्शन खत्म हुआ है, आज तो हम आपसे हिसाब ले लेंगे, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। गुपकार अलायंस भी 100% दिल्ली की एजेंसियों ने बनाया था, मोदी जी ने बनाया था, सिर्फ इसलिए कि एक डाइवर्शन हो जाए। इंजीनियर को जेल में डाल दिया, हुर्रियत वाले जेल में है, कोई वहां बात ना करे, लोगों को एक झूठी उम्मीद खड़ी रहे कि गुपकार अलायंस कुछ न कुछ करेगा। किया कुछ नहीं, कैशिर थकने, हमें थकाया गया, कौम को थकाया गया। और फिर इलेक्शन के बाद एक और यू टर्न, ताकि पूरा ऑटोनॉमी 370 35 से सब कुछ के कफन दफन का इंतजाम एक बार फिर फारूक साहब और उनकी पार्टी के हाथों हो रहा है। आपको रिजेक्ट किया गया। अब आप 6 महीने तक ये सवाल पूछेंगे। ये इस सवाल का मैंने आपको पहले ही जवाब दिया है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड फ्रस्ट्रेशन, क्या ये वही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तमाम सीटें यहाँ पर जीती, तमाम ही कहेंगे, क्योंकि ग्रुप मेजॉरिटी उन्होंने ली। आप भी जाए उनके साथ ही, आप मजे लें वहां पर, उमर साहब के PA बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सवाल का, इस सवाल, सर सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ आपको फुल मैंडेट लोकसभा में मिला, लेकिन असेंबली इलेक्शन में आप फेल हुए, क्यों? अरे मेरे भाई, पहले आप कौन होते हैं जज करने वाले, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ? जितना वोट शेयर, सुनिए ना मेरी बात, एक मैं उनसे बात कर लीजिए, आप तो खामोश। दैट इज ओवर, इलेक्शन का पीरियड खत्म। अगर आप याद रखें, इसी जगह मैंने कहा कि हम उमर साहब को भरपूर सपोर्ट देंगे, वो जो भी प्रो पीपल स्टेप ले लेंगे। अगर वो 370 और 35 से भी इसमें लाते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। तो आपका मतलब क्या ये है, या जो हमारे नाकदीन है, कि हम वेलकम करें, उमर साहब सिर्फ स्टेट फूड मांगे? स्टेट, सर सुनिए ना प्लीज, स्टेट फूड वैसे भी उमर साहब मांग रहे हैं। मुझे कितनी सीटें मिलती हैं, उनको स्टेट कितनी मिलती है? ये सीटों की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेसिक राइट्स की लड़ाई है। इंजीनियर सीट को लोग रिजेक्ट करें, ओन करें, वो लोगों का फैसला है। लेकिन आप भी राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ लें, आप 370 35 की बात हो नहीं रही है, एक पॉइंट पर बात हो रही है, स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड। सो बी फेयर विद द पीपल ऑफ J&K। फिर जो आपने रिजल्ट की बात की, दैट इज सेपरेट थिंग। आई एम सेटिस्फाइड, हमारी नुमाइंदगी असेंबली में है, हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन भी नहीं दिया, और हम मानते हैं कि वो NC सज्जाद साहब, बाकी जो बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे मिले हैं, ना हमें कॉमन सिंबल दिया गया। और आई डोंट वांट टू रिपीट टाइम एंड अगेन, आपकी वजह से कह रहा हूं, हमारे इशू से, हमारी सीटों से इंपॉर्टेंट यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक का क्या हो। अगर उमर साहब 370 35 से पर वो वापस लाते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। हालांकि कश्मीर का इशू तो भी हल करना है। अगर वो सिर्फ स्टेटहुड को लेके लोगों को बेवकूफ बनाना चाहेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज फेयर। वो वैसे भी बीजेपी की कमिटमेंट है। आपने एक सवाल पूछ लिया, आप वन क्वेश्चन वंस, आप बताएं, बताइए, एक चले इनको बता दें,
फिर साहब नाराज हो जाएंगे। मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट मेंबर यहाँ पर तारिक करार हुआ करते थे, उन्होंने जब यहाँ पर 370 हटाने की बात की गई थी, उन्होंने एस MP रिजाइन किया था। आपने अगर वो ताकत है कि आप कर सकते हैं इसके लिए? आप पहले आपका सवाल ही गलत है। उन्होंने 2016 की एजुकेशन में इस्तीफा दिया। प्लीज उन्होंने बताया था कि आप जो, अरे मेरे भाई, या ये होने वाला है उसके लिए हमें आप मेरी बात सुनिए। मुझे क्या करना है वो मैंने उनसे पूछूंगा ना, आपसे पूछूंगा। एक जो उन्होंने इस्तीफा दिया उस वक्त 2016 की एजुकेशन थी, उसका 370 से कुछ नहीं लेना देना। आज आप तारिक करार साहब से पूछिए। अगर आप, एक मिनट यार, सवाल तो वो पूछ रहे हैं। सवाल आपने अच्छा सवाल पूछा, आई वेलकम योर क्वेश्चन। अगर तारिक करार साहब ने आपके कहने के बिल्कुल 370 पर उस वक्त इस्तीफा दिया, आज तारिक करार साहब से पूछे राहुल गांधी 370 के बारे में क्या कहते हैं, आप बताएं।